आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस के प्रादुर्भाव से लाखों साल पहले इस धरा पर एक बुद्धिमान जलीय जीव का उद्भव हो चुका था। करोड़ों वर्षों तक प्रकृति की विभीषिकाओं के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए ये हमारी नदियों और सागरों में जीवित रहा, किंतु मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावरणीय विनाश ने आज इस प्राणी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संकट के दौर में फंसे इस प्राचीन जलीय जीव का नाम है डॉल्फिन। It is one of the oldest living creatures on the earth. किसी भी रिवर में हमें ये मिलती है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो वाटर की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी रहे। हर कोई डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमें धरोहर में मिला हम उसको आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएं। डॉल्फिन प्राय सभी समुद्रों में पाई जाती हैं, किंतु भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इनकी संख्या सर्वाधिक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से संबद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विष्णुप्रिया, जो कई वर्षों से डॉल्फिन संरक्षण की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं। वर्ल्ड में तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स जो पाए जाते हैं। एक तो मेरीन डॉल्फिन्स है और फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है, और बीच में एक और प्रजाति है एस्चुराइन डॉल्फिन्स है, वो खारा पानी में पाए जाते हैं। और मेरीन डॉल्फिन्स का तो ऑलमोस्ट 40 स्पीशीज मोर देन दैट पाए जाते हैं, और दे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अक्रॉस द एंटायर ओशंस इन द वर्ल्ड। समुद्री डॉल्फिन सामाजिक होती हैं और झुंड में रहना पसंद करती हैं। इनमें सीखने और खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई बार इन्हें छोटी नावों और लोगों के साथ तैरते हुए भी देखा जा सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में डॉल्फिन नदियों में भी पाई जाती हैं। रिवर डॉल्फिन्स 3 लार्ज एरियाज में पाए जाते हैं। एक साउथ अमेरिका में, भारत और पाकिस्तान एक सब कॉन्टिनेंट में, और चाइना में। भारतीय मनीषियों ने गंगा नदी को पुण्य सलिला, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी की संज्ञा दी है। ये सिर्फ मनुष्यों का नहीं बल्कि हजारों प्रकार के जीव जंतुओं का भी पोषण करती है। इस पवित्र नदी में डॉल्फिन की भी एक प्रजाति पाई जाती है, जिसे हम सूसू डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में कार्यरत प्रोफेसर कमर कुरैशी, जो पिछले 15 वर्षों से इस जलीय जीव पर शोधरत हैं। सांस लेने के लिए वो हर 2 से 3 मिनट में आती है सतह पर पानी पे, और इसीलिए उसका नाम सूसू पड़ा, क्योंकि जब सांस लेती है तो उसकी आवाज़ सू सू की तरह आती है। तो वो ब्लो होल जो होता है उसके सर के ऊपर, वो उससे सांस लेती है और वो सांस लेने के बाद फिर पानी में चली जाती है। डॉक्टर विष्णुप्रिया। गैंजेस रिवर डॉल्फिन हमारे देश में एंटायर गंगा में, बिजनौर से नीचे गंगा सागर तक, और ब्रह्मपुत्रा में, और गंगा के सहायक नदी जैसे चंबल हो गया, घाघरा, गंडक, सोन, इन सब में पाया जाता है। यमुना में एक जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है चंबल में, उससे ऊपर से लेके गंगा के कॉन्फ्लुएंस तक पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी जैसे कुल्सी, सुबानसिरी, इन सब में भी पाए जाते हैं। समुद्री डॉल्फिन देख सकती हैं, किंतु भारत की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन नेत्रहीन होती हैं। प्रोफेसर कमर कुरैशी। डॉल्फिन जो है वो दृष्टिहीन इसलिए हुई कि अगर आप देखें गंगा और ब्रह्मपुत्रा में बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत आती है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा में जो हमारे गैंजेस डॉल्फिन्स हैं और इंडस डॉल्फिन्स हैं, और जो साउथ अमेरिकन रिवर डॉल्फिन्स हैं, ये नहीं देख सकते। ये अडेप्टेशन है रिवर वाटर के लिए। ये डॉल्फिन अपनी आवाज की प्रतिध्वनि की सहायता से शिकार तलाशती हैं और इसी माध्यम से खतरों का आकलन भी करती हैं। गंगा डॉल्फिन प्रजाति पर शोधरत वैज्ञानिक मेरिन जैकब।
वो कम्युनिकेट करते हैं साउंड के यूज़ कर कर, उसको एकोलोकेशन बोलते हैं, जैसे बैट्स में होता है। तो ये ऐसे होता है कि वो लोग अपना आवाज़ क्लिक्स बोलते हैं उसको, वो ये आवाज़ को पानी के नीचे कंटिन्यूअस क्लिक सेंड करते रहते हैं, और एक क्लिक को यूज़ कर कर उन लोग को पता चलता है कि उसके आसपास कुछ उसका प्रे है। तो इन लोगों का ये एकोलोकेशन हाईली डेवलप्ड है। भारतीय वन्यजीव संस्थान से संबद्ध वैज्ञानिक गार्गी रॉय चौधरी। इन डॉल्फिन्स का मरीन डॉल्फिन्स के तरह कोई स्पेसिफिक सिग्नेचर विसल्स नहीं होता, और ये इकोलोकेशन सिर्फ प्रे ढूंढने के लिए नहीं बल्कि थ्रेट असेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मानो जाले हों तो वो जालों से बचने के लिए भी इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर लोग डॉल्फिन को मछली की एक प्रजाति समझते हैं, किंतु ये मछली से बहुत भिन्न है। इसके वंशज, जैसे अगर आप इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो वो ज़मीन पे रहते थे, फिर ये पानी में चले गए। मैं बता रहा हूँ व्हेल की बात, जो व्हेल के वंशज थे। फिर जब यहाँ पर समुंदर था पहले, भारत जब एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था, बीच समंदर में था, वो आके जब जुड़ा तो समंदर बीच में आ गया। तो ये समंदर में जल जीव रह गए, उन जल जीवों से उत्पन्न हुई डॉल्फिन। तो ये स्तनधारी है और ये अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जैसे हम इंसान दूध पिलाते हैं, रखते हैं बच्चों को, उसी तरह से ये पालती है। और कुछ दिनों तक ये अपने बच्चे को स्तनपान एक जगह रख के करती है ताकि उसकी सुरक्षा कर सके। करीब 1.5-2 साल तक बच्चा जो है वो माँ के साथ रहता है, वो स्तनपान कुछ महीनों तक करता है, फिर वो मछली खाने लगता है। बात यदि आकार की हो तो मादा डॉल्फिन का आकार नर से कहीं अधिक होता है। गंगा डॉल्फिन प्रजाति पर शोधरत वैज्ञानिक विनीत सिंह। मादा की लंबाई 2.5 मीटर तक का हो सकती है, और जो नर की लंबाई होती है वो 2 मीटर के आसपास होती है। जो मादा का वज़न होता है वो 100 किलो तक का हो सकता है, और नर का वज़न 70 से 80 किलो के बीच में होता है। अगर हम बात करें प्रजनन की, तो मादा अपना प्रजनन की जो उम्र है वो लगभग 3 से 5 साल के दौर में प्राप्त करती है या उसको अचीव करती है, और 3 से 4 साल के बीच में एक बच्चा देती है। उसका 9 से 10 महीने का गेस्टेशन पीरियड और आपका जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो होता है, और उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, और कम से कम उसको 1 से 1.5 साल तक का अपने साथ उसको पालती है ताकि वो मैच्योर हो सके। गंगा डॉल्फिन के दांत बहुत पैने होते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये अपने भोजन को चबाती नहीं है। प्रोफेसर कमर कुरैशी। दांत जो है वो मछली पकड़ने के लिए है, तो मछली पकड़ती है, फिर मछली को वो सीधा करती है उछाल के, कभी कभी लोग देखते हैं, ताकि वो मुंह की तरफ से मछली जो है उसके पेट में जाए। तो छोटी मछलियां जो हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक की मछलियां खाती है। डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के उद्देश्य से दुनिया भर में कई शोध हो रहे हैं, किंतु अब तक मिले प्रमाणों से ही ये सिद्ध हो जाता है कि डॉल्फिन बेहद समझदार जीव है। डॉक्टर विष्णुप्रिया। डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट लगती है मुझे, क्योंकि वो क्या करती है, जब ये फिशरमैन नेट्स में फ़िश पकड़ते हैं वो जाके उस नेट से फ़िश लेके चली जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट इनफ कि इतना मेहनत करके फ़िश पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी समझ में आ गया कि ये सारे इकट्ठा एक नेट में होते हैं तो हमें अच्छे खासे फूड मिलेंगे। तो इन अ वे इट हैज़ डेवलप्ड कि ह्यूमंस के साथ कैसे एग्जिस्ट करना है, और इट हैज़ डेवलप्ड इट्स, आई मीन यू कैन सी इट्स इंटेलिजेंस ओवर टाइम्स। हमारी पुरातन अरण्य संस्कृति हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश देती है। हमारे जनजातीय समाजों में ऐसे कई मिथक रचे गए जो हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलने की याद दिलाते रहते हैं। इन रोचक कथाओं के पात्र पूरे पारिस्थितिकी तंत्र से लिए गए हैं। भारत के कई जनजातीय मिथकों में डॉल्फिन का भी उल्लेख मिलता है। डॉल्फिन संरक्षण पर कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर सनी देवरी। आसाम में मिसिंग कम्युनिटी बोलते हैं उसको, तो उन मिसिंग कम्युनिटी के बीच में भी ऐसा जाना जाता है कि जैसे डॉल्फिन एक्चुअली कोई एक महिला थी,
ये एक रोमांटिक स्टोरी है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी चाहते नहीं थे उन दोनों के बीच शादी हो, तो लड़की ने नदी में खुद का जान दे दिया और वो फाइनली जाके डॉल्फिन के रूप में उन्होंने नया रूप लिया। तो इसी तरह से ही अलग अलग कल्चर्स में भी, जैसे बिहार में भी पाए गए हैं और वेस्ट बंगाल से भी काफ़ी सारे फोकलोर स्टोरी हैं जो डॉल्फिन से रिलेटेड हैं। प्रोफेसर कमर कुरैशी। बालखंड में इसका उल्लेख है कि जब गंगा अवतरित हुई थी तो उनके साथ डॉल्फिन, टर्टल्स, घड़ियाल ये साथ में आए थे। डॉक्टर विष्णुप्रिया। हमारे हिस्ट्री में भी देखेंगे तो अशोकन टाइम्स में भी इस प्रजाति का रक्षा करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए थे। विकास की अंधी दौड़ में हम आत्म केंद्रित होते चले गए। हमने पर्यावरण की उपेक्षा की और इसका खामियाजा वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कई प्रजातियों को उठाना पड़ा। वैज्ञानिक विनीत सिंह, जो डॉल्फिन पर पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। डॉल्फिन की अगर हम बात करें और मैं अगर पॉल्यूशन पॉइंट से बात करूं तो डॉल्फिन एक आपकी अम्ब्रेला स्पीसीज है और एक इंडिकेटर स्पीसीज आप कह सकते हैं कि जो बताती है कि जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो हम इसको इस तरह से एक इंडिकेटर ले सकते हैं कि अगर ये पूरे गंगा में मिले या किसी भी रिवर में हमें ये मिलती है तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है, जो वाटर की क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी है। तो काइंड ऑफ ये मॉनिटर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। पारिस्थितिकी संकेतक के रूप में डॉल्फिन के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया कि वर्ष 2022 से हर साल 5 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जल और ध्वनि प्रदूषण के कारण आज गंगा डॉल्फिन संकट के दौर से गुजर रही है। प्रोफेसर कमर कुरैशी। जो आवाज अभी आप सुन रहे हैं, यही आवाज अगर हम पानी के अंदर सुनेंगे तो ये 5 गुनी ज्यादा हो जाएगी। तो इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर आवाज बहुत ज्यादा होगी नदी के अंदर तो वो आवाज को 5 गुना ज्यादा सुनाई देती है। तो इसलिए जहाज चल रहे हैं, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, उससे भी डॉल्फिन को बहुत असर पड़ता है क्योंकि उसके सुनने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। आप खुद देखें, अगर भीड़ में हैं आप और आवाज आप बात करें तो आपको बहुत जोर से चिल्लाना होगा। गार्गी रॉय चौधरी। अगर हम साउंड बढ़ा दे और वो मास्किंग हो जाए किसी कारण, तो उनको ये थ्रेट असेस करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं और इससे उनका मेटाबॉलिक रेट भी चेंज हो सकता है। दे कैन अडेप्ट टू द नेचुरल वेरिएशन ऑफ द रिवर। बट अगर हम कोई मोटराइज बोट चला दे या ऐसा कुछ कर दे तो ऐसा हो सकता है कि उनके कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए एंड वो हो सकता है कि कोलाइड कर जाए वेसल्स के प्रोपेलर से या उनको दिक्कतें आ सकती है। यदि हम नदियों और विशेषकर गंगा के प्रदूषण की बात करें तो इसे 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विनीत सिंह। पहला सबसे बड़ा जो आपका टॉपिक है वो है आपका सीवेज डिस्चार्ज। अगर हम भारत की बात करें, भारत में इस समय 72,000 मिलियन लीटर पर डे का डिस्चार्ज सीवेज का होता है। बट जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ उसका 44% ही ट्रीट कर पा रहे हैं। जो रिमेनिंग 66% आपका सीवेज है वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट आपका सिर्फ रिवर सिस्टम में जा रहा है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, लगभग आपका 70 से 80% जो आपका सरफेस और ग्राउंड वाटर है वो इरीगेशन के लिए एग्रीकल्चर में जाता है। बट जो रिटर्न में आता है वो आता है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ, जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, आपके फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो आके रिवर को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर हम गंगा की बात करें तो 500 से 600 गंदे नाले हैं जो सीधे आके गंगा में गिर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल, आपका जो इंडस्ट्री से टॉक्सिक वेस्ट आता है वो सब गंगा में जा रहा है। और चौथा बात करें तो हम वो है आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपका 50 से 60 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 5 से 6% सिर्फ प्लास्टिक है और उसमें से भी सिर्फ 9% जो प्लास्टिक है हम रिसाइकिल कर पाते हैं। बाकी आपका 10 से 12% को जला दिया जाता है और जो 80% के आसपास उसको हम डंपिंग ग्राउंड में डंप कर देते हैं, जो वहाँ से लीक होके या रिलीज होके आपका नदियों में, हमारे सीवेज सिस्टम में आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से आपका वाटर सिस्टम काफ़ी डिग्रेड हो रहा है। बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी सारे इफेक्टिव स्टेप्स ले रही है, जैसे NMCG और गंगा एक्शन प्लान और इन सब के थ्रू
स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे वो काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रही हैं। एग्रीकल्चर में वो काफ़ी सारे नए उन्होंने स्कीम्स निकाले ताकि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग्स और आपका ग्रीन मैन्योर और फर्टिलाइज़र को हम प्रमोट कर सकें, ताकि लोगों की जो डिपेंडेंसी है जो टॉक्सिक केमिकल्स पर, उस पर कम हो सके। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है कि वो ही करे, इसमें आपका जो कम्युनिटी और जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लोग अपनी तरफ से इसमें कुछ करेंगे तभी इसका एक सफल और एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हम लोग को। कई मछुआरे कुछ खास किस्म की मछलियों को पकड़ने के लिए डॉल्फिन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तेल के लिए शिकार के साथ साथ मछलियों के जाल में फंसने से भी इनकी संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा नदियों में घटता पानी इनके लिए नई चुनौती है। डॉक्टर विष्णुप्रिया, डॉल्फिन को कम से कम 3 से 4 मीटर की पानी बहुत ज़रूरी है, तो वाटर ड्रॉयल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सेकंड है कि नेट एंटेंगलमेंट से बहुत ज़्यादा डॉल्फिन्स मरते हैं, वेदर इट इज़ फॉर पोचिंग, क्योंकि डॉल्फिन की ऑयल जो है फिशिंग में यूज़ होता है, और दूसरा है जो डॉल्फिन्स एंटेंगल होते हैं नेट्स में, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग चाइनीज़ नेट्स यूज़ करते हैं, और जैसे डॉल्फिन देख नहीं सकते हैं, साउंड्स के माध्यम से ही दे लिव, तो ये नेट्स इतने थिन नायलॉन नेट्स होते हैं कि डॉल्फिन की इकोलोकेशन में डिस्कवर नहीं होते, तो वो जाके जाल में फंस जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डॉल्फिन्स मर जाते हैं। तो जैसे हमने सर्वे के थ्रू एस्टिमेट किया, सिर्फ ब्रह्मपुत्रा में कम से कम 50 डॉल्फिन मारे जाते हैं ऑयल और नेट एंटेंगलमेंट से, और डॉल्फिन 1 से 3 साल में एक ही बच्चा देता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम हर साल 50 डॉल्फिन निकाल देते हैं नदी से, और इसका जो इनपुट है 3 साल में एक बच्चा एक डॉल्फिन दे रहा है, तो इनका जो पॉपुलेशन क्रैश होगा बहुत जल्दी हो जाएगा। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान डॉल्फिन सहित 4 लुप्तप्राय जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना पर कार्य कर रहा है। प्रोफेसर कमर कुरैशी, जो गंगा डॉल्फिन संरक्षण टीम के प्रमुख वैज्ञानिक भी हैं। उसमें है एक बस्टर्ड, जो पहले कई प्रदेशों में पाया जाता था, राजस्थान गुजरात में पाया जाता है। दूसरा जो था वो है एक डियर है जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। डांसिंग मतलब नाचने वाला, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है, वो चलता है तो ऐसा लगता है जैसे नाच रहा हो। सो मणिपुर थामिन, वो मणिपुर में ही पाया जाता है। उसकी भी संख्या करीब 100 के आसपास रहेगी, जैसे कि बस्टर्ड की संख्या जो है वो भी लगभग 125 के आसपास रहेगी। ये 2 प्रजातियाँ। फिर तीसरी प्रजाति जो थी ये थी सी काऊ, ड्यूगोंग जिसे बोलते हैं, या समुंदर की गाय भी बोलते हैं उसको। उसकी संख्या भी 100 से कम है। एक वो था, और चौथी प्रजाति जो थी वो गंगा डॉल्फिन थी। उसकी संख्या ठीक है, लेकिन जो नदियां हैं जिससे जुड़ी हुई उनकी हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान को ये 4 प्रजातियों को बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का प्रोजेक्ट दिया। तो इस प्रोजेक्ट का नाम कहलाया कंजर्वेशन एक्शन प्लान, के जो है ये प्रजाति किस चीज़ों से जूझ रही है और हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं। और ये कैंपा करके एक प्रोग्राम है सरकार का। बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, नदी में पुल बन रहे हैं, आपने देखा देहरादून के आसपास बहुत सारे ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, या कहीं पर एयरपोर्ट बन रहा है उसमें जंगल की ज़मीन जा रही है, या यहाँ पर रोड बन रहा है उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका पैसा ये लोग भारत सरकार को देते हैं उसके नुकसान की भरपाई के लिए। वो कैंपा कहलाता है। वो कैंपा का जो पैसा है उनमें से जो है पेड़ और जानवर की प्रजाति बचाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये उसके माध्यम से, कैंपा के माध्यम से हमें पैसा दिया गया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त सन 20 में ये डिक्लेयर किया था कि भारत में जो है समुद्री डॉल्फिन और नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए देश जो है तत्पर है, और सरकार उसके लिए सभी कदम उठाएगी ताकि नदियों में और समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन उनको बचाया जा सके। डॉक्टर विष्णुप्रिया, हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिवर डॉल्फिन पे। एक तो डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन एक्शन प्लान है, और दूसरा है रेंज वाइड रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन। इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है रिवर डॉल्फिन्स का ये है कि हमें पता ही नहीं है देश में कि संख्या क्या है रिवर डॉल्फिन्स की, क्योंकि वो लीप नहीं करती हैं बाकी डॉल्फिन्स की तरह, तो हमें देख ही नहीं सकते उसको, तो काउंट कैसे करेंगे। और दूसरा है कि जब भी हमारा बोट सर्वे बोट पास होता है तो सारे डॉल्फिन्स बाहर नहीं आते हैं सांस लेने के लिए। तो ये 2
चीज़ें जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें काउंट करना होगा डॉल्फिन्स को। तो जो रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम है, तो उसमें हम डॉल्फिन्स को काउंट करेंगे। पहले ये देखेंगे कि डॉल्फिन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या थ्रेट्स है और उनका जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ है, घड़ियाल हो गया, मगर हो गया, इंपॉर्टेंट बर्ड्स हो गए, और वाटर क्वालिटी कैसा है, थ्रेट्स क्या है, नेट्स कैसे हैं, तो ये सब हम एस्टिमेट करेंगे। जैसे डॉल्फिन एक रिवर इकोसिस्टम के लिए अम्ब्रेला स्पीशीज़ है, सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। जो डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम वेरी इंटेंसिवली स्टडी करते हैं डॉल्फिन्स को, उसके बिहेवियर को, वो क्या हैबिटेट पसंद करना चाहती है, किस एरियाज हैव टू बी प्रायोरिटाइज्ड। जैसे आप देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो लेंथ है, दे रन इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये मुमकिन नहीं है कि आप पूरे रिवर को बचा पाएंगे। तो ये शुरू में वी वांट टू एटलीस्ट स्टार्ट कि जहाँ पे डॉल्फिन की संख्या अच्छी हो या जहाँ पे थ्रेट ज़्यादा हैं उनको मिटिगेट करें, और जहाँ पे डॉल्फिन की संख्या अच्छा है वहाँ कंजर्वेशन की काम शुरू करें। तो इस प्रोजेक्ट की जो एम है वो मेन एम यही है कि हम ये काम शुरू करें। और दूसरा ये बात है कि हम एकोलॉजिकली ऑल्सो अंडरस्टैंड करें कि डॉल्फिन की नीड्स क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ जो हमारे कम्युनिटीज़ है, स्टेक होल्डर्स हैं, और फ्यूचर जनरेशन हु इज़ गोइंग टू बी द कस्टोडियंस ऑफ दिस नेचर, उनको भी हम अवेयर करें और वी मेक देम अंडरस्टैंड कि वाई सेविंग डॉल्फिन्स आर नेसेसरी। इस परियोजना के अंतर्गत वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं। हमने 2 इंजीनियर्स के साथ मिलके, जो ऑस्ट्रेलिया में थे और बेल्जियम में, एक डिवाइस बनाया जिसको पिंगर बोलते हैं। ये नेट पे लगा दिया जाता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो नेट पे लगाने से जो है आवाज़ करता है डॉल्फिन की तरह, तो डॉल्फिन सुन सकती है। तो ये हमने पाया कि उसकी वजह से नेट एंटेंगलमेंट जो है वो कम हो जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मछुआरों को ये बहुत कम दाम में या फ्री में दिया जाए सरकार की तरफ से। तो ये सभी अपने जालों पे वो लगाएंगे, तो उससे जो है डॉल्फिन के जो इंटेंगलमेंट की वजह से मरती हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मछुआरे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जो गरुआ और वाचा 2 मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये कोशिश है हमारी कि उनके साथ बात करके कि डॉल्फिन का ऑयल ना यूज़ करें, आप दूसरे तरीके से उन मछलियों को पकड़ें, क्योंकि गरुआ वाचा जो प्रजातियां हैं मछलियों की, ये भी कम हो रही हैं। तो 2 चीज़ें ये हैं काम करने की। और हमारा तीसरा है कि आवाज़ से, जो ध्वनि से का जो प्रदूषण है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की कि किस तरह के जहाज़ किस तरह की ध्वनि करते हैं और क्या डिस्टर्बेंस होता है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे जहाज़ और इंजन लगाए जाएं बोटों में, ताकि वो आवाज़ कम करें। और जो प्रोपेलर हैं, जो पीछे जो नाव को चलाते हैं एक्चुअली, उसके लिए एक डिवाइस आता है, ताकि वो उस डिवाइस की वजह से उससे टकराए ना, तो उससे भी बचने के लिए। तो ये सारे प्रोजेक्ट में खाली ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम क्या है, हमें ये भी देखना है कि सॉल्यूशन क्या है। जैसे अगर आप देखें तो जो हिस्सा जो है नरोरा से लेकर कानपुर तक का, हम उसको कोल्ड स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे हिस्से में पानी का जो स्तर है, जल स्तर, वो बहुत कम है। हरिद्वार से नरोरा तक गंगा का जो पानी हिमालय से आता है, लगभग 90% पानी जो है वो निकाल लिया जाता है नहरों के द्वारा। गंगा पुनर्जीवित होती है बिहार में जब सारी नदियां आके मिलती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से। तो जो बांध जो हैं वो इस तरह से हों कि पानी इनफ रहे नदियों में। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। डॉक्टर विष्णुप्रिया का मानना है कि इसके लिए हर भारतीय अपना योगदान दे सकता है। जैसे छोटे छोटे काम है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप टूथ ब्रश कर रहे हैं तो आप नल खोल के टूथ ब्रश करते हैं, तो पानी को बचाना बहुत असर पड़ता है डॉल्फिन की पॉपुलेशन पे भी, क्योंकि ये नदी और ग्राउंड वाटर से जो पानी आता है वो बहुत कम होती जा रही है। तो एवरी ड्रॉप सेव्ड मीन्स अ लॉट फॉर डॉल्फिन्स। और जो दूसरा है, हम जब इलेक्ट्रिसिटी और पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे विथ बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट, तो हमारे डैम्स कम बनेंगे, उसका इफेक्ट जो है डॉल्फिन पे भी पड़ता है। तो इट वी ऑल्सो प्रोटेक्ट डॉल्फिन्स एंड ऑल एक्वाटिक लाइफ इन दैट मैटर। और जैसे भी हम सब प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए, सुएज कम करने के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप रिसाइकिल करोगे, ये सब जो है
अगर सब करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जुड़ के बहुत असर पड़ेगा डॉल्फिन के कंजर्वेशन पे। प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही क्रूर भी। हमने इससे छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम भुगते हैं, किंतु हम हर बार ये बात भूल जाते हैं। ये इतनी ताकतवर है कि पलक झपकते हमारा नामो निशान मिटा सकती है। बेहतर होगा कि हम पर्यावरण के प्रत्येक घटक को ईश्वर की रचना समझकर उसका सम्मान करें। वस्तुतः जियो और जीने दो का मंत्र ही हमारा बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।